हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज हम इस वीडियो में राष्ट्र निर्माण की चुनौती पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और सेकंड नहीं देखा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसको जाकर देखें। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जिक्र किया गया है और पार्ट को एकदम आसानी पूर्वक हमने बताने का प्रयास किया है। गाइस, शुरू करते हैं। रजवाड़े क्या होते हैं? टॉपिक है रजवाड़े क्या होते हैं। आप समझते हैं रजवाड़े क्या होते हैं? रजवाड़े वह होते हैं जो छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य होते हैं और उन्हें रजवाड़े कहते हैं। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता है। रजवाड़ों को देशी रियासत भी कहते हैं। देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। याद रखना, देशी रियासत की संख्या कितनी थी? 565 थी। एक नंबर में पूछा जा सकता है देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। ठीक है। इस ये जो होते हैं रजवाड़े, इन पर राजाओं का शासन होता है। छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें रजवाड़े कहते हैं। उस समय भारत दो भागों में था ऐसे। ठीक है। इस रजवाड़े का विलय विलय मतलब होता है मिलाना। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है। जैसे आपको भी पता है, एक ब्रिटिश भारत था, एक देशी रियासत था, जहाँ पे राजाओं का शासन था और अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन अंग्रेज़ों की अधीनता, हाँ, इनकी हुकूमत वो कर रखी थी कि जो ये कहेगा वो ही करेंगे। देशी रियासत जो थे राजा, इन देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। ठीक है गाइज। देशी रियासतों के शासकों को मनवाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए भी राजी किया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी किया था। ठीक है गाइज। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है रजवाड़ों को भारत संघ में मिलाने के लिए। उस टाइम ये गृह मंत्री थे, याद रखना। ठीक है गाइज। देशी रियासतों के बारे में तीन अहम बातें हैं। ठीक है गाइज, इनको जानने का प्रयास करेंगे। अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। पहली अहम बात ये हो गई। ठीक है गाइज। और भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर, मतलब कुछ अधिकार देने के लिए तैयार थी कि आप हमारे इसमें शामिल हो जाओ, हम आपको ये अधिकार देंगे। ठीक है। कुछ स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है। बड़ी आसान पूर्वक बताऊँगा। एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक है वही लेंगे। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। विभाजन के पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रशासक से महत्वपूर्ण हो गया था। मतलब जो राजनीति है भाई, ऐसे में क्षेत्रीय अखंडता बहुत खींचतान पकड़ रही थी। ठीक है जी। उस समय। ठीक है जी, समझने का प्रयास करना। ठीक है जी। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको बताना है ये एक विलय के लिए हस्ताक्षर के लिए एक सहमति पत्र था। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, हस्ताक्षर किसी ये सहमति पत्र था, हस्ताक्षर किए गए थे कि आज से हम भारत में शामिल हो रहे हैं। ठीक है गाइज। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों को मिलाना थोड़ा कठिन साबित हुआ। ठीक है गाइज, पढ़ेंगे इनके बारे में आगे डीपली से। रजवाड़ों की समस्या। ठीक है गाइज, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है गाइज। देश में 565 रियासतें थी। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। इस तीन समस्या है कि 565 थी कि कैसे इनको मिलाया जाए। ऐसे अगर नहीं मिले तो भाई देश की अखंड टूटने का खतरा था देश। ठीक है गाइज। और अंग्रेज़ों ने, जब हमें आज़ादी मिल गई तो रजवाड़े को भी आज़ादी मिल गई थी। ठीक है गाइज। अंग्रेजी राज का नज़रिया क्या था उस समय। ठीक है गाइज, पढ़ेंगे। रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं दिया था। वहाँ पे ना राजाओं को यह अधिकार दिया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र अपनी हैसियत बना सकते हैं। यह अंग्रेजी राज का नज़रिया था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया कि प्रजा को नहीं था। यहाँ पे राजाओं को कोई अधिकार दिया गया था कि वह भारत शामिल हो या ना हो, और उनको यह अधिकार था कि वह हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यह अधिकार उनको दिया गया था अंग्रेजी राज के नज़रिए के द्वारा। यह अपना अपने बड़े गंभीर समस्या थी। ऐसा अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। समस्या ने जल्दी अपने तेवर दिखाना शुरू किए। सबसे पहले तुरंतकर के राजा हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है। यह राजा अपने राज्यों को भारत में नहीं मिला रहे थे, तो देश टूटने का खतरा सामने आ रहा था और जल्दी ये समस्या हमें देखने को मिली। राजाओं ने सबने मना कर दिया, हम भारत में नहीं हो गए शामिल। ठीक है। और तेवर दिखाना चालू कर दिया। ठीक है।
सरकार का नज़रिया क्या था फिर, ठीक है गाइस, पढ़ेंगे। अंतिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया कि इनको मनवाने ढंग से हम इन्हें भारत में शामिल करेंगे। कड़ा रुख अपनाया, रियासतों के शासक को मनवाने समझाने में सरदार पटेल ऐतिहासिक भूमिका निभाई। याद रखना, देखो मिलाने के लिए किसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय गृह मंत्री थे ये, ठीक है जी। टॉपिक है हैदराबाद का विलय। अब हैदराबाद कैसे मिला भारत में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विलय मतलब मिलाना, ठीक है। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, ठीक है जी। हैदराबाद की जो रियासत थी बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। याद रखना, पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी से आंध्र प्रदेश में थे। कितनी बड़ी रियासत थी, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कर्नाटक और बाकी आंध्र प्रदेश, ठीक है गाइज। इसको मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया भारत सरकार ने, इसको पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। पूछा जा सकता है हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लिखना है आपको। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। जो हैदराबाद के शासक थे उस समय वो निजाम थे। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, ठीक है गाइज, आज़ाद होने का दर्जा दिया जाए, ठीक है गाइज। निजाम ने सन 1947 को नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। मतलब 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया था उसने। यह समझौता 1 साल के लिए था। भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रहेगी उसके बीच में, ठीक है। हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, और उसी बीच निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। जो निज़ाम था हैदराबाद में, उसके खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। मतलब ये एक निज़ाम तो था, दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। जो वहाँ की तेलंगाना की प्रजाति किसान थे, वह निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए, और महिला निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिला भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी थी। मतलब महिला भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये निज़ाम को हटाया जाए और भारत में विलय हुआ जाए, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ने नेत्र में किसान और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और यह आंदोलन शुरू किया कांग्रेस नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने एक अर्धसैनिक बल रजाकार को लगाया, ठीक है गाइस। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते हैं। पूछा जा सकता है 1 नंबर में रजाकार कौन है, तो आप लिखोगे रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते हैं, ठीक है। एकदम आसानी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, याद करके चलना, ठीक है। सभी से ही रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उनको खास तौर पर अपना निशाना बनाया। राजा पारों ने लूटपाट मचाई, और जो रजाकार थे उन्होंने लूटपाट मचाई और गंदे गंदे सुलूक, मतलब इतने उतारू हो गए थे। उसके जवाब में भारत सरकार ने दिसंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और फिर जो हमारी भारत सरकार है 1948 में सैनिक बल के द्वारा आत्मसमर्पण किया, किसने, निज़ाम ने, ठीक है। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय हुआ, ठीक है। इस प्रकार महिला किसानों ने आंदोलन किया, और फिर उसके लिए भारत सरकार ने एक वो सैनिक बल जिससे आत्मसमर्पण किया उसने, और उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और फिर वो शामिल हो गया उसमें, ठीक है। मणिपुर रियासत का विलय। अब मणिपुर की रियासत का विलय का भी पूछा जा सकता है कि कैसे वो मणिपुर की आंतरिक स्थिरता बनी रहे, ठीक है। पहला पॉइंट है। इसको लेकर महाराजा बोसचंद्र, तो वहाँ के राजा, मणिपुर के राजा कौन थे, महाराजा बोसचंद्र, ठीक है भाई। भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए महाराजा बोसचंद्र ने, ठीक है। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। 1 नंबर में पूछा जा सकता है सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत को पहली बार किसने अपनाया, ठीक है। जून 1948 में चुनाव हुए, ठीक है गाइस। यहाँ पे मणिपुर की रियासत का विलय हुआ। आप पढ़ते हैं रजवाड़ों के विलय में पटेल की भूमिका बताओ, ठीक है गाइस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देश टूट जाएगा। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया था, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए थे, ठीक है गाइस।
पूछा जा सकता है रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में। ठीक है गाइस। अब दूसरा क्वेश्चन है 1947 का साल कैसा था। ठीक है गाइस, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है वैसे तो, मैं सारी बड़ी तरह ये बताऊँगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा। अहिंसा और विस्थापन के 17 सदी से भरा हुआ साल था 1947। ठीक है गाइस, और लाखों लोग मारे गए और बेघर भी हुए। ठीक है गाइस, 1947 में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टोटल एजुकेशन स्टडी को। और इम्पोर्टेंट अगली वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और आपको बताऊंगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते